हम्म। सबसे पहले इसमें लिखा है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। तो वो कह रहे हैं बिफोर गोइंग इनटू द राइट एंड ड्यूटी वी शुड फर्स्ट नो द चेंज may take place in the constitution of the firm। तो मेन बात हो गई आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। राइट एंड लाइबिलिटी बदलने का मतलब है आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिक रूल्स रेगुलेशन जो आपको गवर्न करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जिनसे इंडिया गवर्न होता है। ऐसी फर्म जिन रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होती है उसको फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में चेंज होना मतलब फर्म में चेंज होना। समझ में आई मेरी बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज और फर्म इज गवर्न। रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच फर्म इज गवर्न। और ये होता किस चीज से? ये गवर्निंग चलती किससे? ऑब्वियसली ये चलती है एग्रीमेंट से। तो बेसिकली कहानी यही है कि एग्रीमेंट में बदलाव, आप अपनी फर्म का नाम बदल लो। अब इसमें राइट एंड लाइबिलिटी नहीं भी चेंज हुआ है पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है ये। बात समझ में आई? फर्म का बिजनेस बदल लो, नेचर बदल लो, इसमें क्या राइट एंड लाइबिलिटी चेंज हुई है? फिर भी ये क्या कहलाएगा? चेंज इन फर्म। तुम केवल अकाउंटिंग एस्पेक्ट से बात कर रहे हो। अकाउंटिंग एस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो अकाउंटिंग में, क्योंकि तुमने 5 टॉपिक पढ़े थे और उसमें पीएसआर बदला था। पीएसआर बदलना एक ऐसा इवेंट है जिससे डेफिनेटली फर्म चेंज होती है, फर्म में चेंज आता है। लेकिन केवल पीएसआर बदलने से फर्म में चेंज नहीं आता है। फर्म का नाम बदल दो, इसमें क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा? हमारा फर्म का नाम था XYZ, आज से ABC। क्या बदल गया आपस में? नहीं बदला। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदला है? बिल्कुल बदला है। आप जिस नाम से जाने जाते थे वो बदल गया। ऐसे ही और भी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा नेचर फर्म का बदल दिया हमने, बिजनेस का नेचर बदल दिया। मैन्युफैक्चरिंग करते थे अब ट्रेडिंग भी करेंगे, सर्विस भी देंगे। तो ये भी एक तरह का फर्म का चेंज है। एड्रेस बदल गया फर्म का, तो नेम बदल रहा है, नेचर बदल रहा है, एड्रेस बदल रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें बिना पीएसआर चेंज हुए भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदलाव आते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन राइट एंड ड्यूटीज में जब बदलाव आते हैं तब ज्यादा चांस बनता है कि वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे भी जाएगा। लेकिन फिर भी अभी मैं कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि राइट एंड ड्यूटी में बदलाव आने का मतलब अकाउंटिंग बदलेगी ही। ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जा सकते हैं जिसके अंदर बिना अकाउंटिंग में चेंज आए, बिना प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आए, आप अपने राइट एंड लाइबिलिटी बदल दो। एग्जाम्पल दे तो सर, अभी देता हूँ। अगर आपने कोई लिमिट लगा दी किसी पार्टनर के ऊपर कि भैया तू 1 लाख रुपए से ज्यादा का परचेज नहीं करेगा, ऐसा हमने पीछे पढ़ा एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, आप जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है किसी पार्टनर की उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने से उसके राइट एंड लाइबिलिटी बदले? बिल्कुल बदले। पर क्या इसका पीएसआर पे कोई चेंज है? बताओ। क्या आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगा इससे? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे एग्जाम्पल बताए जिसमें मैंने बताया कि राइट एंड लाइबिलिटी भी नहीं हिला पर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया। दूसरा एग्जाम्पल बताए जिसमें राइट एंड लाइबिलिटी हिला लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं हिला। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो बदलाव आए ही। और लास्ट जो तुम कहना चाहते हो जिसके अंदर सारी चीजें हैं, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बदल गया, राइट एंड लाइबिलिटी भी बदल गए, जैसे कोई पार्टनर का एडमिशन होना, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग बदल जाएगी क्योंकि आपको नए पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। राइट एंड लाइबिलिटी भी बदल जाएगी क्योंकि ऑब्वियस बात है कि उस पार्ट के राइट और उस पार्ट के ऑब्लिगेशन वो बियर करेगा। और तीसरे नंबर पे मतलब इसका मतलब यही है कि ऐसा एग्रीमेंट में चेंज आया है जिससे सब कुछ बदल गया है। यहां पे वो किस चीज पे ले जाएंगे लॉ में, इसको बाइफरकेट करके रखना। क्या वो केवल अकाउंटिंग पे ले जाने वाले हैं? क्या वो केवल राइट एंड लाइबिलिटी पे बात करेंगे? या वो कहेंगे कि कोई भी चेंज आए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इवन दो उस वजह से राइट एंड लाइबिलिटी भी इफेक्ट ना हो, क्या ये उस पे सेक्शन जाएगा? तो ये तीन अलग अलग चीजें की बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तुमने जो पहले पढ़ा था वो केवल या बोलने की कोशिश कर रहे थे वो केवल अकाउंटिंग एस्पेक्ट है उसका कि पीएसआर बदला। ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं बिफोर गोइंग into right and liability we should first know how a change may take place in the constitution। तो उसने ओवरऑल एस्पेक्ट ले रखा है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज आए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एग्रीमेंट में कोई से भी टाइप का चेंज आए,
मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं. इट मे ऑकर इन वन ऑफ द फोर वेज. अब उसके चार देखो जरा तरीके. वो बोलता है एडमिशन, बोलता है डेथ, फिर बोलता है पार्टनरशिप कंसर्न कैरी ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली फॉर्म. मतलब वो नेचर बदलना या बिजनेस बदलना. ये दोनों तो अकाउंटिंग के चेंज ले आएंगे, पर क्या थर्ड वाला अकाउंटिंग का चेंज लाएगा? क्या उसमें पीएसआर बदलेगा? पहले हम तीन पार्टनर थे, तीनों इक्वल शेयर रखते थे, तो क्या केवल नेचर बदल देने से हमारा शेयर बदल गया? लेकिन एडमिशन होगा या डेथ होगी. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म फिक्स्ड फॉर द पर्पस. ये भी तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है. हमने टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी, पार्टनरशिप एट विल एंड जनरल पार्टनरशिप. और जनरल पार्टनरशिप में हम ये पढ़ा था कि वो तो सॉरी पार्टिकुलर पार्टनरशिप, उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि भाई 3 साल के लिए टाइम के बेसिस पे आप जो है अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को बना सकते हो. आपने 3 साल के लिए बनाया था, 3 साल पूरे हो गए. वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड आउट ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. 3 साल बाद भी आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज. तो लॉ ने केवल इन चार एस्पेक्ट्स को कवर किया है. इट मे ऑकर इन वन ऑफ द फोर वेज, नेमली एक एडमिशन, एक रिटायरमेंट, एक नेचर चेंज होना, और एक पार्टनरशिप पीरियड एंड हो जाने के बाद भी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना. सॉरी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. फिर से ये लाइन आ गई. पार्टनरशिप एक्ट में इस पूरे चैप्टर में ये लाइन आती ही रही है लगभग. हमने जितने प्रोविजन पढ़े हैं लगभग, कुछ है एक दो, जैसे वो ड्यूटीज वाला कल पढ़ा था, उसमें नहीं था सब्जेक्ट टू. ठीक है, तो ये कह रहे हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. मतलब नीचे वाला जो पार्ट अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 का, वो इंफीरियर है एग्रीमेंट से. एग्रीमेंट में अगर कुछ डिसाइडेड है तो वो फॉलो होगा. आफ्टर चेंज इन द फर्म, अगर आप फर्म में बदलाव करते हो, चेंज ऑकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम. वो ये बोल रहे हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हो तो जो राइट एंड लाइबिलिटी पार्टनर के पहले थे वो ही रहेंगे. ये वो वाली बात हो गई ना कि भाई आपने राइट एंड लाइबिलिटी को हाथ ही नहीं लगाया, केवल नेचर ऑफ बिजनेस बदल दिया, तो क्या होगा? सेम ही रहना उनको. तो मैं पहले भी पीएसआर 1/3 लेता था, बाद में भी पीएसआर 1/3 ही लूंगा. मैं पहले भी जॉइंटली सेवरली लायबल था, मैं बाद में भी जॉइंटली सेवरली लायबल रहूंगा. मेरे पास पहले भी एक्सप्रेस और अम्प्लाइड अथॉरिटी थी जो एग्रीमेंट के हिसाब से मेरी थी, वो बाद में भी रहेंगी. तो अगर सबसे जनरल बात देखी जाए तो वो यही है कि चेंजेस आप कर लो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इससे ऑटोमेटिकली म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी नहीं बदल जाते. लेकिन आगे यहां पे लिखा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म. अब टर्म की बात आ गई. 3 साल के लिए फर्म बनी थी, 3 साल कंप्लीट हो गए. द फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म continues to carry on business after expiry of the term. The mutual right and duties of the partner remain same as they were before expiry. फिर से वही लिखा है. So far as they may be consistent with the incident of the partnership at will. दोनों पॉइंट में एक ही बात नहीं लिखी. जो आपके रिलेशन म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटी, मतलब वही आपस में जो रिलेशन पहले थे वही कंटिन्यू करेंगे. आगे, where additional undertaking are carried out, firm constituted to carry out one or more adventure. आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एग्जांपल इसमें सेट कर लो. आप 3 ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप में आए हो, मल्टीपल एडवेंचर है ना एग्जांपल. तो ये कह रहे हैं वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग कैरीज आउट आफ्टर एडवेंचर्स एंड अंडरटेकिंग are the same
दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एडवेंचर, फिर से वर्ड लिख दिया सेम। कोई डाउट है तो बताओ। पूरे टॉपिक में क्या दम है? लेकिन ध्यान रखना, ये लाइन लिखी है, आप अपने एग्रीमेंट से इस प्रोविजन को अवॉइड कर सकते हो, और आप चाहो तो आगे से अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो। ये टॉपिक उस एंगल पे गया ही नहीं, ये टॉपिक उस एंगल पे गया ही नहीं कि कहां आपको मैंडेटरीली अपने राइट एंड लाइबिलिटी चेंज करने पड़ेंगे। सेक्शन 17 नहीं है। बाकी हमने वो अकाउंट्स में पढ़ा है, और वो ऑब्वियसली फॉलो होता है कि भाई अगर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी कुछ थोड़े बहुत पीएसआर के राइट बदलते हैं वो तो बदलने ही पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ये बात मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल से तुम्हें समझा दी कि ऐसा, इसलिए ये बोलना पहले जरूरी था, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर चेंज तो आएगा ही। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चेंज आएगा। नेम, एड्रेस, नेचर, है ना, 3 साल के लिए पार्टनरशिप बनी थी, उसके बाद भी हम उसको चलाएंगे, पीरियड, ये सब चीजें आप बदल रहे हो, एड्रेस तो बदल सकते हो, उसमें क्या है। और वो बस लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने अदरवाइज कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस नहीं किया, तो जो पहले म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी थे वही रहेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? माइनर इसकी कहानी पार्टनरशिप एक्ट में, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से माइनर की कहानी पार्टनरशिप एक्ट में अलग है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो साफ कहता है जब तक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी पर्सन में, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर ऐसे पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराओगे तो वो वॉइड अब इनिशियो है, प्राइमा फेसी वॉइड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक एक्सेप्शन था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा जाता था कि अगर आप माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसमें माइनर की पर्सनल कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, ऑब्लिगेशन आएगी ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। अगर माइनर ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से भी कर लिया है, तो भी वो अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। बात समझ में आई? और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया जिसमें माइनर के कुछ राइट है और कुछ लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आप एनफोर्स नहीं करा पाओगे, पर राइट वो एनफोर्स करा लेगा। ये कहानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थी। पार्टनरशिप एक्ट आया और पार्टनरशिप एक्ट ने भी माइनर के बारे में कुछ बातें की। माइनर के बारे में पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा है वो अलग कहानी है, हम अलग है, हम दोनों सेम नहीं है। पहली बात तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एग्री करते हैं कि माइनर को आप पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बना सकते, और उसका रीजन वही है कि क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, और पार्टनरशिप तो जो है वो पूरी तरह से ये बिजनेस ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एग्रीमेंट बेस पे है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर को अलाउ नहीं करता है एज अ पार्टी इन्वॉल्व होने में, हम भी अलाउ नहीं करते। यहां तक तो वो उनसे उनके साथ अलाइन हुए एक्ट में। इसके बाद इन्होंने अलग डायरेक्शन पकड़ ली। वहां लिखा था माइनर के बेनिफिट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, और माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। और उनका जो लॉजिक था इसके पीछे वो ये था कि भाई हम माइनर को इसलिए मना नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट से कि उसको बेनिफिट नहीं मिल सकते, हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि माइनर के अंदर समझ नहीं है, मतलब उसकी स्पिरिट समझा रहा हूं कि वो प्रोविजन ऐसा क्यों बनाया उन्होंने। माइनर अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, माइनर अपने डिसीजन नहीं ले सकता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे कर सकता है खुद की मर्जी से। इस ग्राउंड पे वो लोग मना करते हैं और कहते हैं कि माइनर के बेनिफिट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अलग लाइन ले ली है यहाँ पे इसी की जगह। तो पहली लाइन तो दोनों में सेम है कि दे कैन नॉट एंटर,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, ये कहता है कि पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद उसने कहा माइनर के बेनिफिट के लिए, किसने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और माइनर कैन एनफोर्स इज राइट। लेकिन यहाँ पे ये लाइन अलग है, इसको एक जैसा मत समझना, माइनर के बेनिफिट नहीं, यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप बिजनेस के बेनिफिट के लिए आप माइनर को एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए माइनर को एंटर करवाना अलग लाइन है, और माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना अलग लाइन है। बिल्कुल उल्टा नहीं होगा, यहाँ माइनर का बेनिफिट बोला ही नहीं गया, यहाँ बोला पार्टनरशिप बिजनेस का अगर बेनिफिट होता है तो आप माइनर को ले आओ। तो इसका कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, ये बिजनेस है। और हमने पढ़ा भी है पार्टनरशिप एक्ट में कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो सकता है। तो माइनर को रख के आपको फायदे होते हैं क्या, तो आप माइनर को रख पाओगे, नहीं तो वो रूल टूट जाएगा। आप चैरिटेबल पर्पज के लिए बिजनेस नहीं कर सकते थे ना, अब आप किसी माइनर को रख रहे हो कि उसका फायदा हो जाए, ये पर्पस तो फिर बेसिक पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस को ही डिफीट कर देगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए हो रहा है। और अगर आपने माइनर को रख लिया जिसमें फर्म का कोई फायदा नहीं है, तो बिना फायदों के, बिना बेनिफिट के, बिना कमर्शियल पर्पस के बिजनेस तो बनता ही नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी लाइन है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म माइनर कैन बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फर्म, बेनिफिट ऑफ पार्ट माइनर के लिए नहीं। ये अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट से इसमें कहानी क्या है, यहाँ कहानी क्या है, दोनों में अंतर समझ में आया? अब इसके बाद आगे स्टोरीज आएंगी माइनर की, बहुत डिटेल में जाएगा ये एक्ट माइनर का, कि अगर तुमने माइनर को रखा तो क्या क्या होगा। बहुत सारी कहानियां मजेदार मजेदार। सपोज करो दो पार्टनर थे, उनमें उन्होंने एक माइनर को अपनी फर्म में रख लिया, ये दिखा के कि फर्म का बेनिफिट है इसको रख के। सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? सपोज करो एक बच्चा सेलिब्रिटी है और तुम जो है वो बच्चों का कुछ प्रोडक्ट बेचते हो। ठीक है, वो बच्चा एक तरह से बिजनेस का पार्ट बन के वो उसकी सेलिब्रिटी होने की वजह से गुडविल बढ़ जाएगी फर्म की, और वो आपके लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर सकता है। तो ये एक एंगल से आपने फर्म में उसको पार्टनर बना लिया, तो इससे बेनिफिट ऑफ द फर्म प्रूव हो गया। सपोज करो दो पार्टनर थे, उन्होंने एक बच्चे को रख लिया और माइनर को रख लिया और उसको बोला कि यार तुम फर्म के पार्टनर हो। तो इसके बाद अगर, पहली इंटरेस्टिंग बात, दो में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब बचा एक मेजर और एक माइनर, तो क्या ये फर्म कंटिन्यू कर सकती है? क्योंकि कम से कम दो पार्टनर होना चाहिए। तो आंसर इज नो, ये फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकती। गिनती के लिए भले ही दो लोग हों, माइनर है। दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी, अगर सोचो किसी माइनर को तुमने रख लिया, तो माइनर फर्म में राइट एंजॉय करेगा, पर उसके ऊपर कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं आएगी, वो जॉइंटली सेवरली लाइबिलिटी में नहीं आएगा, वो लाइबिलिटी आएगी ही नहीं उस पर कभी। ये चीज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही उठाई है, और वो बोलते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में लायबल नहीं होगा कुछ करने के लिए। अब वो तो एक अलग कहानी हो गई ना, मैंने कहा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है जॉइंटली सेवरली वाली, पर्सनली आप उससे कुछ नहीं मांग सकते। अब वो जो तू कह रही है वो ये है कि अगर फर्म ने कोई पैसा कमाया, सपोज 5 लाख रुपए, वो रिजर्व में पड़े हैं फर्म में, उस रिजर्व पे सबका हक होता है, पुराने पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, माइनर भी उस एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक पार्टनर है, और सपोज उसका शेयर है उसमें 1/4, तो भैया वो जो 1/4 शेयर है उसमें, वो 1/4 शेयर बिजनेस में ही रखा हुआ है, वो घर नहीं ले गया है, वो रिजर्व बिजनेस में ही है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो आप रिजर्व यूज कर सकते हो फर्म का, और वो माइनर क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे को देना ही, मेरे को अभी के अभी आपको देना पड़ेगा। ये है कि आप ऑब्लिगेशन के नाम, पे करने के नाम पे माइनर का कौन सा पार्ट ले सकते हो जो फर्म में होल्ड किया हुआ है तुमने। पर आप माइनर से ये नहीं बोल सकते कि सबको 2-2 लाख लाने पड़ेंगे लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो तुम भी लाओ। एक आउटसाइडर की लाइबिलिटी आ गई है, उसके लिए शेयरिंग है कि सबको 2-2 लाख लाने पड़ेंगे, तो यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम माइनर, एंड माइनर इज नॉट लाइबल टू पे। उसका ऑलरेडी कोई शेयर फर्म में पड़ा है, तो वो शेयर लाइबल हो सकता है। अंतर समझ में आया? एक इंटरेस्टिंग कहानी ये भी आती है माइनर की, कि माइनर जो है वो
राइट्स इंजॉय करेगा क्या? जब लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन नहीं दे रहे हो तो क्या उसे राइट्स मिलेंगे पार्टनर के? एम्प्लॉयड अथॉरिटीज पड़ी थी, तो क्या उसके पास भी एम्प्लॉयड अथॉरिटीज है जो नॉर्मल पार्टनर के पास है सारी? आंसर इज यस, सारी। ही कैन यू रिप्रेजेंट यू एज एन एजेंट, और उसके एक्शन से पूरी फर्म लायबल होगी। दूसरा, वो अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है। तीसरा, वो फर्म के बिहाफ पे एक्टिविटीज कर सकता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी सारी है। वो 8 को छोड़ के, वो 8 तो किसी को भी नहीं है जब तक एक्सप्रेसली किसी को ना दी जाए। कलेक्टिवली करने पड़ेंगी। वो इंडिविजुअली कोई जैसे फर्म के नाम, फर्म का अकाउंट खोल रहा है अपने नाम पे, ऐसे एक्टिविटीज तो वैसे किसी को नहीं दी गई एक्सप्रेसली जब तक उसको पावर ना दी जाएगी। अरे फर्म के नाम का अकाउंट कोई भी पार्टनर खोल सकता है, पर फर्म के बिहाफ पे, पर्सनल नाम पे अकाउंट कोई पार्टनर नहीं खोल सकता जब तक उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है। अरे वो 8 एक्सेप्शन पड़े थे कि गए ऊपर से? वो 8 को छोड़ो, तो पार्ट जैसे एक नॉर्मल पार्टनर सारी इंप्लाइड अथॉरिटी एंजॉय करता है, वैसे ही माइनर करता है। माइनर फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। अगर आपकी विल वाली फर्म है, माइनर कैन सेंड अ नोटिस टू डिसॉल्व द फर्म। बात समझ में आ रही है? सारी अथॉरिटी है उसके पास। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, माइनर के ऑब्लिगेशन पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं है। अगर उसका शेयर है फर्म में होल्ड, वो वाला जो शेयर है वो लाइबल टू पे हो सकता है ऑब्लिगेशंस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसको राइट सारे मिलेंगे। ये कहानी समझ में आ गई माइनर की? माइनर की एक बहुत इंटरेस्टिंग और डीप कहानी जाती है उस बारे में कि माइनर जब मेजोरिटी पे आता है तब क्या होता है। भाई आपने जब रखा था उस बंदे को तब तो वो माइनर था, फिर वो एक डेट पे बर्थडे आएगा उसका तो वो 18 साल का होगा। 18 साल का होते से वो मेजर हो जाएगा। रात को सोया माइनर, सुबह उठा मेजर। तो जब वो मेजर हो गया तब क्या होगा? बिल्कुल, उसको ये माना जाता है लॉ मेकर्स की हिसाब से, उस दिन उसमें रात को अकल आ गई है। रात को सोया था तब तक नहीं थी, सुबह उठने से उसमें अब अकल आ गई है क्योंकि वो 18 साल का हो गया है। तो अकल आ जाने से अब वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है खुद के जीवन की। इसीलिए मैंने वो कंसेप्ट सिखाया कि स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है। माइनर को रोक रहे थे कि उसके पास अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं है, पर 18 साल का होते से उसमें डिसीजन मेकिंग क्षमता आ गई है। अगर डिसीजन मेकिंग क्षमता आ गई है तो फिर अब वो आज खुद के लिए डिसीजन ले सकता है कि इस फॉर्म में उसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो कितने दिन में डिसाइड करेगा सर? 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में? 6 महीने का टाइम उसको मिलता है। 6 महीने तक वो लॉ मेकर्स ने, वही अकल आने में उनका कहना है कि हो सकता है 6 महीने लग जाए यार, ठीक है। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दे दिया है कि 6 महीने में वो डिसाइड कर ले। अब ये 6 महीने से क्या इम्पैक्ट आएगा? अब जरा समझो। नॉर्मल एक केस समझो, पहले तो माइनर वाइनर हटाओ। मैं एक पार्टनर हूं, आज फर्म में ज्वाइन हुआ हूं, तो मेरी लाइबिलिटी कब से शुरू होगी? ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, आज से। इसके पहले फर्म ने जो भी एक्टिविटीज की है उसके लिए मैं लाइबल, ये जनरल एग्रीमेंट है। लेकिन अगर फर्म ने पहली मेरे से लिखवा लिया कि भाई देख, तू आ भले आज रहा है, पर पिछले 1 साल की एक्टिविटी पे भी तू लाइबल होगा, ऐसा एग्री करता है तो फर्म में हम तेरे को रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। मैंने एग्रीमेंट कर दिया, तो क्या मैं लाइबल हो जाऊंगा? ना, फिर तो हो जाऊंगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया। अदरवाइज, तो मैं जिस दिन आया हूं वहां से लाइबल हूँ। दूसरी बात, ऐसी उसको पर्सन की बात करो जो आउटगोइंग पार्टनर है। ये इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर करके हमने पढ़ा था। तो आउटगोइंग पार्टनर, सपोज मैं आज फर्म छोड़ रहा हूं। अब मेरे फर्म छोड़ने के बाद पब्लिक नोटिस दे दिया मैंने, आज मैंने पब्लिक नोटिस भी दे दिया। अब बताओ, पब्लिक नोटिस की डेट के बाद मैं फर्म के किए हुए एक्शंस के लिए लायबल हूं क्या? नहीं। पब्लिक नोटिस का मतलब मैंने पब्लिक को जानकारी दे दी कि आज से मेरा इस फर्म में कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं इस फर्म में कोई लेना देना नहीं रखता। उसी डेट से, जिस दिन मैंने पब्लिक नोटिस दिया है, उसके बाद से मैं फर्म के किए गए एक्शंस के लिए लायबल नहीं हूं। ठीक है? अब सोचो, जो एक्टिविटी मैंने, आज तो मैं फर्म छोड़ रहा हूं, पर इसके पहले से जो मैं एक्टिविटी करता हुआ आ रहा हूं, क्या उन एक्टिविटी के लिए मैं लायबल होऊंगा? बिल्कुल रहूंगा। इवन फर्म छोड़ने के बाद भी रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा।
जो एक्टिविटीज मैं था फॉर्म में, जब तक मैं था फॉर्म में उस समय तक जो एक्टिविटीज हो गई है, जब तक मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, उस सारी एक्टिविटी के लिए मैं लायबल रहूंगा, इवन दो मैं फॉर्म छोड़ दूं। यहां पे कोई एग्रीमेंट लिख लूं कि मैं आज से लायबल नहीं रहूंगा, बाकी के पार्टनर जाने, तो ये मेरा और पार्टनर का एग्रीमेंट है, इसमें बाहर वाला क्या करेगा? वो तो मुझे लायबल करेगा और मैं लायबल हूं, मैं फॉर्म ही माना जाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, थर्ड पार्टी तो मेरे को लायबल कर ही देगी। एग्रीमेंट है भी तो वो हमारा इंटरनल मैटर है, मैं उनसे पैसे रिकवर कर सकता हूँ वगैरह जैसी चीजें। थर्ड पार्टी पे मेरा कोई प्रेशर नहीं। तो ये इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर की जो जनरल कहानी थी, जब वो माइनर पे आती है तब इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? 18 साल के पहले ही माइनर अगर फर्म छोड़ दे तो क्या जब तक वो माइनर था तब तक वो लायबल था? वो एक्सेप्शन बात छोड़ दो, उसका पार्ट है फर्म में, वो पार्ट लायबल होता है। माइनर तो लायबल नहीं होता ना, मैं तो माइनर वर्ड बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ पार्ट लायबल होता है उसका, अगर है तो। वो भी वो रिजर्व का जो हिस्सा है वो लायबल है, मतलब ये है, माइनर थोड़ी लायबल है। दोनों बातों का अंतर समझो। तो जब तक वो माइनर था तो वो वैसे भी बाहर वालों के लिए लायबल ही नहीं था। ठीक है। अब 18 साल का हो गया, वो मेजर हो गया, उसे 6 महीने दिए गए। 6 महीने में उसको डिसीजन लेना था। अगर उसने 6 महीने में डिसीजन ले लिया, विद इन 6 मंथ, और डिसीजन लिया कि मैं फर्म छोड़ रहा हूं, तो उसकी लाइबिलिटी कहां से शुरू, कहां पे क्या वो 18 साल जिस दिन वो मेजर हुआ वहां से लेके जिस दिन उसने डिसाइड किया, सपोज 18 साल 3 महीने या 2 महीने, तो क्या वो 2 महीने जो उसने फर्म में और बिताए मेजर होने के बाद, क्या उसके लिए वो लायबल रहेगा? नहीं। लेकिन अगर इसी दिन उसने ये डिसीजन ले लिया कि 2 महीने बाद ही, 18 साल 2 महीने बाद मैं फर्म में रहूंगा, अब वो कहां से लायबल शुरू होगा? आज से, या आज मतलब वही है 2 महीने बाद, या जिस दिन मैं 18 साल का हुआ था वहां से? अगर उसने 18 साल 6 महीने तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया, कहां से? हाँ, हाँ, वो मान लिया जाएगा क्या वो कंटिन्यू कर रहा है। मेरी सवाल है लाइबिलिटी कहां से शुरू होगी? 18 साल 6 महीने से। अब इसी चीज को ध्यान से पढ़ना और समझना कि उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे कहाँ से शुरू होगी। देरी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट था पहले दिन से। अभी आएगा। हिलने वाले वो उस पे। तो वहां पे वो 18 साल से ही लाइबल शुरू हो जाएगा, 18 साल 6 महीने से नहीं होगा। यही कहानी। हाँ, 18 साल जिस दिन हुआ था वहां से उसने लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी बनी। ना करता है तो उसी दिन से वो 18 साल पे वाले दिन से ही खत्म हो जाती है उसकी कहानी। 18 साल 2 महीने पे हाँ करता है तो जिस दिन हाँ करता है वहां से शुरू होती है, 18 साल से शुरू होती है। अभी देखो, वो 6 महीने वाला केस ये है कि भाई आपने 6 महीने में भी कोई जवाब ही नहीं दिया कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। एक और हाँ, एक कहानी और आखिरी बस, माइनर की, फिर माइनर खत्म। एक रेटिफिकेशन करके टर्म होती है। रेटिफाई करने का मतलब होता है कि यार कोई चीज है जो आप बाद में एक्सेप्ट कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, उसको रेटिफाई बोलते हैं। और रेटिफाई हमने वहां पढ़ा था कंपनीज एक्ट में बहुत ढंग से, है ना। शेयर, इवन ऑल द शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई एन अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट को पूरे सारे शेयर होल्डर मिलकर भी रेटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो अल्ट्रा वायरस तो एओए बट एओए है, बट विद इन द स्कोप ऑफ एमओए है, उन एक्ट्स को शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में आप रेटिफाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर्स ने कोई एक्टिविटी बियॉन्ड एओए कर दी है बट विद इन द स्कोप ऑफ एमओए है, तो रेटिफिकेशन पॉसिबल है। वही रेटिफिकेशन मतलब आपके गलत किए काम को एक्सेप्ट कर लेना या पुराने किए काम को एक्सेप्ट कर लेना। ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, अगर कोई एक्टिविटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट करा ले माइनर से, समझना इंटरेस्टिंग है। हमारी फर्म थी, हमने एक माइनर को अप्रोच किया कि भाई हमारी फर्म का बन जा पार्टनर, वो एग्री कर गया। हमने उस समय होशियारी मारने के लिए, यही लाइबिलिटी वाले पॉइंट में आएगा ये, कि उससे कॉन्ट्रैक्ट करा अलग से। बोला कि तू आज से माइनर बन रहा है, अभी तेरी उम्र है 16 साल 6 महीने, तो 16 साल 6 महीने से लेकर 18 साल होने तक ये जो 1.5 साल का टाइम है, इसके एक्ट के लिए तू आज तो लाइबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तू 18 साल बाद भी हमें
कंटिन्यू करता है अगर, तो तेरी लाइबिलिटी हम मानेंगे कि 16 साल 6 महीने से चालू हो जाएगी। और वो सारे एक्ट जो तूने एंटर किए हैं 16 साल 6 महीने के बाद से, उन सब पे भी तो लायबल होगा। इस पे एग्री करता है तो हम तेरे को फॉर्म में रखते हैं। यस, वही वाली बात आएगी यार। माइनर कैन नॉट रेटिफाई इट लेटर। बात समझ में आ रही है? आप, एक कहानी ये थी, एक कहानी ऐसी दूसरी बनाता हूं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वियर्ड है। अभी ये जो एग्जांपल लिया है तो मैंने आधा लिया है अभी। ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है जब से ये बना है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो हो गया, इसको तो आप एनफोर्स ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर लिया है? माइनर के साथ, जिसमें उसकी लाइबिलिटी डिस्कस हो रही है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसकी लाइबिलिटी कभी आती ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा केस, वो 18 साल 6 महीने का हुआ। अब उसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देके बोल रहे हो, यार देख, तो एक साइन कर दे, इन्फ्लुएंस करके उसको बोल रहे हो, और तू अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ले जब से तू एंटर हुआ था एज अ माइनर वहां से। समझना? तो तब से लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ले जब से तू एंटर हुआ था वहां से, माइनॉरिटी से। तो क्या, अब यहां वर्ड आएगा रेटिफिकेशन। अप्रूव कर सकता है वो कि मैं लाइबल था, या उन सारे एक्ट के लिए भी लाइबल हूं? आंसर इज नो। अब इस पे ही हम बस ये पूरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माइनॉरिटी से रिलेटेड। ठीक है। हम्म, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने सारा डिस्कस कर दिया लगभग। अब तो बस देखते जाओ तुम फटाफट। You have observed that minor cannot beyond a bound a contract because minor's contract is void. Minor's contract is void. Voidable नहीं है वो, void है, declared, void ab initio. Next, therefore, minor cannot become a partner in the firm because partnership is found on the contract. यही रीजन दिया था मैंने। माइनर कॉन्ट्रैक्ट, माइनर पार्टनर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पार्टनर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं हो सकता। और यहाँ तो जो पार्टनर बनेगा वो बाउंड है कॉन्ट्रैक्ट से, ऑब्लिगेशन है, जॉइंटली सेवरली लायबल। पार्टनरशिप बिजनेस का बेसिस ही कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। बट अब कहानी यहाँ से हिलती है। दो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, ही कैन नॉनदलेस बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। ही कैन नॉनदलेस बी एडमिटेड, उसे एडमिट किया जा सकता है, टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। कहीं नहीं लिखा है बेनिफिट ऑफ द माइनर। अंतर समझ में आ रहा है? वहां लिखा था व्हेन माइनर इज बेनिफिशियल यू कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा और इसकी भाषा में कितना अंतर हो गया यहाँ पे। पहले तो अलाइन थे दोनों ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया। इन अदर वर्ड, ही कैन बी वैलिडली गिवन अ शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉफिट, तो उसको आप प्रॉफिट में शामिल कर सकते हो। व्हेन दिस हैज बीन डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑब्वियसली इसके लिए मेजोरिटी रूल तो लगेगा नहीं है, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस थोड़ी एडमिशन का केस है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। देन द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ सच पार्टनर विल बी गवर्न अंडर सेक्शन 30। तो फिर वो राइट एंड लायबिलिटी ऑफ सच पार्टनर, मतलब ये माइनर की बात हो रही है। राइट देखो, माइनर पार्टनर राइट, एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ही कैन एक्सेस टू इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ अकाउंट, he can sue partner for account for payment of his share, but only when severing his connection with the firm and not otherwise. वेरी IMP इस पे क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा? ऊपर के दो राइट तो बहुत ही आसान है, उसको प्रॉफिट मिलने का राइट है। दूसरा भी बहुत आसान है कि उसको एक्सेस है टू इंस्पेक्ट कॉपी द अकाउंट्स, उसका हिसाब किताब पता होना चाहिए ना प्रॉफिट लेने के लिए, तो बुक्स तो चाहिए उसको। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, ही कैन sue partners in the court for what? For accounts और for payment of his share। अरे सूट फाइल करने का राइट होता है कि नहीं होता? उसको भी है।
बट वो अपना पेमेंट का शेयर के लिए सूट फाइल तभी कर सकता है जब वो अपना कनेक्शन फर्म से तोड़ रहा हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कभी भी तुम उसका रिजर्व रोक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जैसे रिजर्व रोकोगे वो कोर्ट में जाके बोलेगा मेरा, मुझे मेरा हिस्सा दिलाओ। समझ में आई बात? तो उन्होंने कंडीशनल कर दी है बात कि वो अपना हिस्सा तभी मांग सक कोर्ट में जाके तभी मांग सकता है, प्रॉफिट मिलेगा उसे, पर प्रॉफिट वो घर ले जा पाएगा ये अलग अलग बातें हैं। प्रॉफिट मिलना और प्रॉफिट घर ले जाना अलग अलग है। फर्म ने 3 लाख रुपए कमाए, मैं 1/3 पार्टनर हूं, फर्म की नीड थी 3 लाख रुपए रिजर्व में पटक के रखने थे, उन्होंने सारे फर्म में रोक लिए, तो क्या मुझे प्रॉफिट नहीं मिला? नहीं, उसमें है मेरी हिस्सेदारी 1 लाख रुपए, लेकिन मैं प्रॉफिट घर ले गया, इट इज डिफरेंट। तो ऊपर वाला पॉइंट, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, वो केवल प्रॉफिट मिलने की बात कर रहा है कि उसको राइट है कि प्रॉफिट दिया ही जाएगा, उसका शेयर जो भी होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वो अपना सूट फाइल कर रहा है पैसे लेने के लिए। यहाँ पे तो केवल एक ही समय वो ऐसा सूट फाइल कर सकता है जब उसको फॉर्म से अलग होना है। कोई डाउट है तो बताओ, जिस पे केस स्टडी आएगी। एक कहानी और है, मेजोरिटी अटेन करने पे 6 महीने, ये उसका राइट है कि मेजोरिटी अटेन करने के बाद भी ही मे विद इन 6 मंथ इलेक्ट, ये उसका राइट है कि 6 महीने में वो इस बात को इलेक्ट करेगा, डिसाइड करेगा। इलेक्ट मतलब ऑप्शनल डिसीजन, टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। इफ ही इलेक्ट्स बिकम अ पार्टनर, ध्यान से, then he is entitled to the share to which he was entitled as a minor। उसका पीएसआर में शेयर वही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही रहेगा, उसका पीएसआर वही रहेगा जो पहले था। अगर उसने कंटिन्यू करने का सोचा आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, इफ यू वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो जो शेयर उसे माइनॉरिटी में मिलता था वही मिल जाएगा। इफ ही डजंट, then his share is not liable for act of the firm after the date of public notice served to that effect। जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देगा, सरा देखना उसकी डेट, क्या यहां लिखा है माइनर इज नॉट लाइबल, या ये लिखा है हिज शेयर इज नॉट लाइबल? तो कंफ्यूज हो गए बाद में। क्या लिखा है? शेयर इज नॉट लाइबल। 18 साल 2 महीने पे माइनर ने बोला मुझे फर्म में नहीं रहना, इस बात का पब्लिक नोटिस उसने दे दिया। भैया वो पर्सनली तो अभी भी लाइबल था ही नहीं, 6 महीने तक तो उसके पास राइट है ऑप्शन डिसाइड करने का, मेरे को रहना है या नहीं रहना, पर उसका शेयर तो लाइबल था ना। आज से उसका शेयर भी लाइबल नहीं होगा, या माइनर की लाइबिलिटी डिस्कस नहीं हो रही है, उसके शेयर की लाइबिलिटी डिस्कस हो रही है। तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तुम इससे नहीं तो बाद में कंफ्यूज होकर मेरे से पूछोगे ये क्या है। यहाँ शेयर लिखा है साफ, माइनर नहीं लिखा है, माइनर लिख के काट दो भले। यहाँ माइनर नहीं लिखा है, शेयर लिखा है। आगे चलते, ये तो होगा राइट। मुझे एक बात बताओ, कहीं भी राइट में कंडक्ट ऑफ बिजनेस आया अभी? उस बारे में लॉ कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। उसने जो राइट बताए माइनर के, उसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। सर अब क्या है, इसका क्या मतलब है? इतनी सीधी कहानी नहीं है। थर्ड पार्टी डिलीजेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, गुड फेथ में कर रही है, और माइनर ने अपनी एज छुपा ली, नहीं बताया कुछ, तो क्या फर्म लायबल नहीं होगी? तो ऐसे कैसे काम नहीं करेगा? उसका राइट नहीं है, उसको राइट नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फर्म लायबल नहीं होगी। अरे दोनों बातों में बहुत अंतर है, नहीं आया समझ? उसको राइट नहीं दिया, ये एक्ट बोल रहा है, पर इसका ये मतलब तुम कैसे निकाल रहे हो कि वो कर नहीं सकता, और अगर उसने कर दिया तो फर्म लायबल नहीं होगी? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अरे फिर वो बात करी, तो कहानी में इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रही। मैं फिर बोल रहा हूं,
यहां माइनर को राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है, यहां माइनर को राइट है कि वो बुक्स को देख सकता है। क्या बाकी पार्टनर को भी राइट होते हैं? माइनर को राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है। क्या बाकी पार्टनर के पास भी राइट होते हैं? चौथा राइट तो चलो अलग है। ये तीन के अलावा तुम्हें कौन सा राइट मिसिंग दिख रहा है सबसे बेसिक? हाँ, माइनर के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा ही नहीं सेक्शन 30 में कि उसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस का राइट है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको राइट ही नहीं दिया स्पेसिफिकली सेक्शन 30 ने। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सेक्शन 30 ने उसको ये राइट नहीं दिया, ये तो दिख रहा है कि उसको राइट नहीं दिया, पर अगर सपोज उसने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट किया तो क्या फर्म लायबल होगी? यही मैं समझाने की बात कर रहा हूं। इसका फर्म की लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं कि उसके पास राइट है कि नहीं है। थर्ड पार्टी तो फर्म को लाइबल करेगी, एक्सेप्ट थर्ड पार्टी को माइनर के माइनॉरिटी के बारे में पता हो। नहीं आ रहा समझ कभी भी। इसके राइट से उधर की लाइबिलिटी मत जोड़ देना कुछ। अरे वो तो जो केस बन जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कौन कौन बोलेगा किसको? हाँ, तो तेरा क्वेश्चन ठीक से फ्रेम तो कर, क्या पूछना चाह रही है? कौन काम नहीं कर रहा किस? किससे? माइनर से क्या मिस्टेक होती है? गलतियां करता है। किसकी परमिशन से ले रहा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट? खुद ही ले रहा है। और गलती करता है, हाँ, फिर नुकसान होता है फर्म को। फिर पर थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई उसकी गलती से? थर्ड पार्टी के लिए कौन काम करता है? थर्ड पार्टी से तो बिजनेस करते हैं अपन। थर्ड पार्टी किसको बोलते हैं? थर्ड पार्टी से वो बिजनेस कर रहा है, सामान खरीदने जा रहा है ना। फिर क्या गलत किया? क्या एग्जाम्पल दे, क्या गलत कर दिया? किसको नुकसान हो गया? उसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया? थर्ड पार्टी को उसकी वजह से नुकसान हो गया, माइनर की वजह से? हाँ, हो गया। अब कौन सू करेगा? थर्ड पार्टी सू करेगी, किस पे करेगी? फर्म पे करेगी। तो कर सकती है कि नहीं, तुझे क्या लगता है? हाँ कर सकती है। क्या फर्म लायबल होगी? बिल्कुल होगी। बस थर्ड पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरे को इसकी माइनॉरिटी का नहीं पता था, तो वो तो फ्रॉड है, फिर फर्म लायबल नहीं है। यही तो बात थी बेसिक, यही तो बार बार हमने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे यही समझा रहा हूँ कि उन्होंने कंडक्ट ऑफ बिजनेस पे कुछ बोला नहीं है, क्योंकि कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो सिचुएशनल है। जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से तय हो जाएगा कि उसने कंडक्ट ऑफ बिजनेस का राइट नहीं दिया है उसको। सीधी सी बात, मतलब उसको राइट नहीं है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, अनलेस एक्सप्रेसली उसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस का राइट दिया जाए। ये सारे राइट उसको इम्प्लाइड है, इम्पोज बाय लॉ है। आपको उसको फर्दर कोई राइट देना है तो दो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लॉ ने नहीं दिया है। लॉ ने उसे कौन कौन से राइट दिए? प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा वो अकाउंट्स देख सकता है, प्रॉफिट डिपेंड उस पर करता है, अकाउंट दे सकता है, कॉपी ले सकता है वगैरह, वो बुक्स वाला राइट पूरा। फिर सूट फाइल कर सकता है, पर ये एक कंडीशनल राइट है उस पर। बाकी सबको कंडीशनल राइट नहीं है, उसके पास कंडीशनल राइट है। और राइट क्या है, कंडीशन क्या है उसकी? उसको अलग होना है जब फर्म से, तभी वो ये राइट एंजॉय कर सकता है कि वो अपना हिसाब किताब फर्म से डिमांड कर ले कि मेरा पैसा दे दो। और मैंने ये बता दिया कि ये और फर्स्ट पॉइंट बहुत अलग अलग है। और आखिरी राइट तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो स्पेशल राइट है, वो तो नॉर्मल लोगों को होता ही नहीं है, वो तो है ही माइनर के पास कि आफ्टर अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी 6 महीने मिलेंगे उसे इस बात को इलेक्ट करने के लिए कि उसको फॉर्म में कंटिन्यू करना है या नहीं। और जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देगा इस बात का कि विद इन 6 मंथ कि मुझे फॉर्म में नहीं रहना, अगर उसने ये पब्लिक नोटिस दिया तो जिस डेट पे वो पब्लिक नोटिस देगा उस डेट के बाद से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल नहीं है।
वो खुद लायबल तो अभी वैसे ही नहीं आया है अभी उस स्टेज में, वो तो 6 महीने बाद आता। नहीं आ रहा अभी भी समझ। लाइबिलिटीज देखो, बिफोर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, उसकी लाइबिलिटीज की बात हो रही है। इससे वो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, जो अपन फाइनल बात करें 6 महीने वाली। तो 18 साल की उम्र कंप्लीट होने के पहले द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। तो उसकी लाइबिलिटी पर्सनल नहीं है, लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो हिस्सेदारी उसकी प्रॉफिट्स में है, जो हिस्सेदारी उसकी किस में है, प्रॉपर्टी में। अरे वही हिस्सेदारी तो रिजर्व और कैपिटल में दिखती है। तुम्हारा जो कैपिटल अकाउंट है, एक तरफ जब कैपिटल बढ़ती है तब तो दूसरी तरफ असेट बढ़ती है ना। तो आपकी कैपिटल और रिजर्व का जो अमाउंट है वो बेसिकली यही शब्द होते हैं। तो जो उसके प्रॉफिट में शेयर है और जो उसके प्रॉपर्टी में शेयर है, वो उसके कैपिटल अकाउंट और रिजर्व के पार्ट को देख के पता चल जाएगा। उतना ही पार्ट के लिए वो लाइबल है, जो पार्ट उसका बिजनेस में लगा। ये वैसा ही है जैसे एचयूएफ में को पार्टनर्स की लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी होती है। अरे हाँ है ना। दूसरी बात, नो पर्सनल लाइबिलिटी, उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। और तीसरी बात, माइनर को कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन बट इफ द फर्म डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जिसमें माइनर पार्टनर था, हिज शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर, तो उसका जो हिस्सा है वो किसके राइट में चला जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर के। विच मींस माइनर कैन रिकवर हिज शेयर इन द फर्म ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। मतलब उसको अब जो भी कुछ क्लेम करना है वो ऑफिशियल रिसीवर से क्लेम कर सकता है। अगर बाहर वालों की लाइबिलिटी पे करने के बाद पैसा बचेगा तो माइनर को ऑफिशियल रिसीवर देगा, बाकी के पार्टनर का क्लेम बनता ही नहीं। अब तो फर्म इंसॉल्वेंट हो चुकी है, इंसॉल्वेंट होती है तो कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट किसी ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करता है, सरकारी अधिकारी, जो आपकी सारी प्रॉपर्टी पे आके एक सील लगाएगा, बोलेगा ये सब जब्त। अब सारा हिसाब किताब करके इसका सॉल्यूशन करेंगे, वो वाली बात। कोई डाउट है तो बताओ। बहुत इजी है। माइनॉरिटी के, जब तक वो माइनर था तब तक उसकी लाइबिलिटी के दो एस्पेक्ट है, एक तो वो पर्सनली लाइबल नहीं है, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर इन द प्रॉपर्टी उसका फर्म में होल्ड है, उतने पार्ट के लिए वो पार्ट लाइबल है। उतने पार्ट के लिए वो लाइबल है ऐसा भी मत बोलो, वो पार्ट लाइबल है। उसे फर्म पे करने में यूज कर सकती है पैसा, थर्ड पार्टी को पे करने में। नहीं आ रहा ना समझ क्या बोल रहा हूं मैं। आगे देखो, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, कहानी वहां से शुरू हुई कि जब वो 18 साल का हुआ। विद इन 6 months of his attaining maturity or on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership, whichever date is later। ये लेटर वाली डेट का मतलब यही है, और ये विद इन 6 month का मतलब ये है कि आपको 18 साल के बाद 6 महीने मिलेंगे। जिस दिन आपको ये ज्ञान आ जाए या 6 महीने पूरे हो जाए, 6 महीने अगर पहले पूरे हो गए तो फिर आपका ज्ञान आ ही गया है ऐसा लॉ मानता है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो 18 साल होते से आप डिसाइड कर लो, या 6 महीने और दिए तब तक, जब तक ज्ञान आ जाए तब तक डिसाइड कर लो। तो दो वर्ड लिखे हैं यहाँ, और लिखा है विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी और ऑन हिज ऑब्टेनिंग knowledge that he had been admitted to the benefit of the partnership, whichever date is later, the minor partner has decided whether he shall remain a partner or leave the firm। वो डिसाइड कर ले उसको रहना है या नहीं रहना। Where he has elected not to become a partner, he may give public notice that he elect not to become a partner। तो भैया अगर उसने ये डिसाइड किया कि उसे पार्टनर नहीं रहना तो उसे पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। Such notice shall determine the position with regard to the firm। If he failed to give such notice, he shall become a partner। अगर उसने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया तो on expiry of the said 6 month वो पार्टनर मान लिया जाएगा।
इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 6 महीने। कोई डाउट है तो बताओ। अब सपोज करो दो कहानी हो सकती है इस पूरी स्टोरी में, या तो वो पार्टनर बनेगा या तो पार्टनर नहीं बनेगा। डिसाइड करके भी ये दोनों बातें हो सकती हैं, और बिना डिसाइड किए भी ये बातें हो सकती है। 18 साल 6 महीने तक तुम कुछ डिसाइड नहीं करोगे तो पार्टनर बन ही जाओगे ना। तो ना बनने की कहानी तो केवल एक केस में है, बनने की कहानी दो केस में। 18 साल के बाद 6 महीने के अंदर अंदर तुमने इन्फॉर्म कर दिया फॉर्म को कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, तब भी पार्टनर बनोगे। 6 महीने तक कुछ नहीं बोला तो 6 महीने खत्म होते से बन जाओगे। ना बनने की एक ही कहानी है, विद इन 6 मंथ आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर ऑफ एज, विद इन 6 मंथ अगर तुम पब्लिक नोटिस देते हो कि मेरे को पार्टनर नहीं रहना, तो आप पार्टनर नहीं रहोगे। अब ये कहानी वही है, लेट्स सी। व्हेन ही बिकम्स पार्टनर, माइनर बिकम पार्टनर ऑन हिज ओन विलिंगनेस, या तो विलिंगनेस से बन जाएगा, और फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, 6 महीने तक कोई नोटिस नहीं दे रहा है, मतलब वो चुप रह रहा है, साइलेंट एक्सेप्टेंस है ये उसका क्या है, साइलेंस एज एन एक्सेप्टेंस। ये पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट यूनिट में, एक्सेप्टेंस साइलेंटली दिया जा सकता है। कोई डाउट है तो बताओ। अगर वो एक्सेप्टेंस देता है, अगर मैंने 18 साल 3 महीने पे ही एक्सेप्टेंस दे दिया तो मैं उसी दिन से लायबल हो जाऊंगा, ये बात मैंने बोली थी ना। He become personally liable to the third party for all act of the firm done since he was admitted to the benefit of the partnership. Oh my God, क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? लाइबिलिटी कहां से शुरू करी है? इसीलिए मैंने वो रेटिफिकेशन की कहानी समझाई थी तुम्हें। वहां तो हमें लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से समझी थी हमने वो, और वहां तो हमें लग रहा था कि उसकी लाइबिलिटी किस दिन से शुरू होगी, जब वो मेजर होगा, या फिर वो जिस दिन वो नोटिस देगा वहां से। और यहाँ क्या लिखा है? वो कह रहा है all acts the firm done since he was admitted to the benefit of partnership, जब से वो एडमिट हुआ था, मतलब माइनॉरिटी से उसकी लाइबिलिटी चालू हो रही है। कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिल गया यहाँ। नेक्स्ट, his share in the property and the profit of the firm remains same to which he was entitled as minor, उसके वो सेम रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हिलाएगा, इसीलिए मैंने पहले पूरा फ्रेम बनाया था तुम्हारे दिमाग में पार्टनरशिप एक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि अपन ने वहां कुछ और कहानियां पढ़ी है, यहाँ कुछ और कहानी है। पार्टनरशिप में माइनर मेजॉरिटी अटेन करने के बाद जब वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है पार्टनरशिप, तो वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल कब से रहेगा, जिस दिन से वो फॉर्म में एडमिट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और दिमाग हिलेगा, देखो जरा। इफ ही इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर, वो कह रहा मेरे को नहीं बनना, हिज राइट एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर, उसके राइट एंड लाइबिलिटी किसके जैसे ही रहेंगे, इवन दो वो 18 साल से बड़ा हो चुका है, माइनर जैसे। मतलब वो पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो 18 साल 3 महीने पे मैंने अगर ये डिसाइड किया कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं फर्म में, भाई अब लॉजिक समझना इन लॉ मेकर्स का, तो तुम्हें जस्टिफाई रहेगा। मतलब कि मेरे को ये लग रहा है कि यार मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, फर्म ने अच्छा किया मुझे फर्म में रख के, और मैं इनके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो भैया तुम लाइबिलिटी अब आज से वहां से मान लो। कहां से? जिस दिन तुम फर्म में एंटर हुए थे, जस्टिफाइड है वो। ये पूरा बिजनेस एंगल पे बना हुआ एक्ट है, और वो अलग एक्ट था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पार्टनर ने कहा कि यार 18 साल 3 महीने पे उसमें समझ आई कि मेरे को तो बेवकूफ बनाया इन्होंने, जब आपको ये लग रहा है मेरे को बेवकूफ बनाया, तो फॉर्म
तो एक्ट तुम पे लाइबिलिटी थोड़ी डालेगा, तू कहेगा ठीक है आज छुट्टी तुम्हारी, जाओ। तो जो माइनर की तरह से तुम्हारा राइट एंड लाइबिलिटी थे वही राइट एंड लाइबिलिटी माने जाएंगे 18 साल 3 महीने पे भी। मतलब तुम ना तो पुरानी चीजों के लिए लायबल होगे, ना 18 साल 3 महीने तक, जिस दिन तक पब्लिक नोटिस दोगे वहां तक की चीजों के लिए तुम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लायबल नहीं हो। तुम्हारे लाइबिलिटी और राइट वही हैं जो माइनर की तरह थे। मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कौन सा शेयर लायबल है, जो तुम्हारा फॉर्म में है एज प्रॉफिट और प्रॉपर्टी। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं आया समझ? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice। इस पे तो वैसे ही सवाल नहीं है। अगर फर्म नोटिस की डेट के बाद, ये तो नॉर्मल पार्टनर होता अगर वो, तब भी वो लायबल नहीं होता। He shall be entitled to sue the partner for the share of property and profit। ये तो हमने पढ़ा ही है, जब तुम सेपरेशन लोगे तो you can file a suit और अपना अमाउंट तुम लेके जाओ। It may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or has not become a, ये है इंपॉर्टेंट लाइन आखिरी, इट मे बी नोटेड दैट सच माइनर शाल गिव, वर्ड क्या लिखा है, शाल गिव, और ये शाल वर्ड दिखाता है मैंडेटरी है ये, कि आप किसको, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार पता है कौन है? रजिस्ट्रार वो अथॉरिटी थी जिसके सामने जाके तुमने अपनी फॉर्म रजिस्टर कराई थी, उसके नॉलेज में दो पब्लिक नोटिस के साथ, उसको भी नोटिस दो कि मैं माइनर, एज अ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एडमिट हुआ था एज अ पार्टनर, लेकिन अब मैं इसमें नहीं रहना चाहता। कोई डाउट है तो बताओ, या रहना चाहता हूं। ही हैज और ही हैज नॉट, दोनों केस में नोटिस देना है, ये स्पेशल पॉइंट है। कोई डाउट है तो बताओ। माइनर की कहानी हो गई खत्म। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी।